आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा करीमनगर विधायक गंगूला कमलाकर के कैंप कार्यालय पर कथित हमले के विरोध में बीआरएस ने 9 मई को करीमनगर में बंद की घोषणा की है। बीआरएस के नगर अध्यक्ष चल्ला हरिशंकर ने कहा है कि ये घटना पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर एक हमला है। उन्होंने दुकानदारों, शिक्षण संस्थानों, होटल प्रबंधनों और अन्य वर्गों से बंद का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने हमले में कथित तौर पर शामिल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। हरिशंकर ने पुलिस से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। बीआरएस नेता ने आगे मांग की है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर उकसाने के आरोप में इस्तीफा दें। इस मामले के संबंध में पार्टी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर गौस आलम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव शनिवार को करीमनगर का दौरा कर सकते हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके। आईपीएस के पूर्व अधिकारी विनय रंजन राय की पत्नी की कथित तौर पर उनके घरेलू सहायक ने जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुनंदा के रूप में हुई है। ये घटना जुबली हिल्स स्थित आईपीएस अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर में हुई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में मुख्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने आवास का दौरा किया। जुबली हिल्स पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध की पहचान कल्पना के रूप में हुई है, जो आवास पर घरेलू कामगार के तौर पर कार्यरत एक नेपाली महिला है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की और सोना तथा नकदी और लेकर मौके से फरार हो गई। तेलंगाना की डीजीपी सीवी आनंद भी आईपीएस अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर पहुंचे। बीआरएस के उपनेता टी हरीश राव ने रेवंत रेड्डी सरकार के तहत तेलंगाना में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी 2024 की ताज़ा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि तेलंगाना देश के सबसे ज़्यादा अपराध प्रभावित राज्यों में से एक है और उन्होंने इस स्थिति के लिए रेवंत रेड्डी को, जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। एक बयान में हरीश राव ने आरोप लगाया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित समीक्षाओं के बावजूद पूरे राज्य में अपराध, साइबर धोखाधड़ी, अपहरण और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो शासन और जन सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय प्रचार, राजनीति, बदले की भावना और मीडिया प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक तेलंगाना में 2024 में 27,230 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है और कुल राष्ट्रीय मामलों का 1/4 से भी ज्यादा है। इनमें से अकेले साइबर धोखाधड़ी के मामले में 21,987 मामले थे। तेलंगाना में 2024 में 25,500 लापता लोगों के मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 4,500 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। भाजपा विधायक महेश तेंगिनकाई ने पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग किए जाने पर राज्यपाल के कदम पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे उन्होंने टीवी के पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ममता बनर्जी को समझ में आना चाहिए, 15 साल उन्होंने सीएम का पद निभाने के बाद भी ऐसा हरकत करते तो ये तो बेशर्म की बात है। एक बार आप जो लोगों का मैंडेट आ चुका है, आपको हरा चुके हैं लोग ने। भारतीय जनता पार्टी को तो जिताने का काम किया है। जैसे भी अभी स्टालिन का हो गया, स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है। केरला में इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पिनराई ने भी, इधर भी दे देना चाहिए। लेकिन ये तो पागलपन का एक हद होता है। वो पागलपन से ज्यादा काम करने के लिए ममता बनर्जी काम कर रहे हैं। इसके लिए अभी तुरंत एक्शन में तो संविधान में सबको मान्यता देना पड़ता है, लेकिन वो नहीं दिया तो इमीडिएट सैक करने का काम महामहिम राज्यपाल कर चुका है। तो कल तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद यदुवीर कृष्णा दत्त चामराजा वडिया ने कहा कि मैसूर में हमारे चुनाव क्षेत्र के दौरे के दौरान हमें कुछ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। इसके साथ ही कोडगू में भी एक लिफ्ट सिंचाई योजना है जो अभी भी अटकी हुई है और हम सभी को इसे तेजी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ पुल भी बनाए जाने हैं जिससे उस इलाके के गाँव वालों और स्कूलों के लिए वहाँ पर मौजूद नहरों के रास्ते आना जाना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने उन पुलों को फिर से शुरू करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने को कहा है।
तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि जब चुनाव के नतीजे खंडित जनादेश के रूप में आते हैं तो अंतिम फैसला राज्यपाल को ही लेना होता है। राज्यपाल को संतुष्ट करने के बाद जो कोई भी सरकार बनाना चाहता है उसे जादुई आंकड़ा हासिल करके अपना बहुमत साबित करना होता है। फिलहाल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए 6 विधायकों के समर्थन की कमी है, इसलिए राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायकों का समर्थन हासिल किया जाए। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब देखते हैं कि क्या विजय 118 विधायकों का समर्थन जुटाकर राज्यपाल को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। केरला में नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ 10 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से सत्ता में वापस लौट आया है। हालांकि किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी अभी ये तय नहीं हो सका है। एआईसीसी की ओर से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने कल पार्टी विधायकों और गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जानकारी आलाकमान के पास भेज दिया जाएगी और अब फैसला उसी को लेना है। यूडीएफ की बम्पर जीत के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन पर विचार जानने के लिए कल तिरुवनंतपुरम में अहम बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केरल कांग्रेस विधायकों की बैठक में केसी वेणुगोपाल को विधायकों का सबसे अधिक समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में केसी वेणुगोपाल की बड़ी भूमिका रही थी, इसीलिए मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें ज़्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एआईसीसी के महासचिव वेणुगोपाल के बाद केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्निथला और पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन का नंबर आता है, जिन्हें विधायकों का समर्थन हासिल है। मीडिया ये खबर भी चला रही है कि सतीशन ने पर्यवेक्षकों से कह दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो बस विधायक के रूप में ही रहेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि उनका कहना यह है कि वो ये सब बेबुनियाद और भ्रामक बातें हैं। तमिलनाडु में चल रही जटिल राजनीतिक स्थिति को देखते हुए राजभवन के सूत्रों ने साफ किया है कि जिस भी पार्टी को आवश्यक संख्या यानी 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि सूत्रों ने इस बात से इनकार किया है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं और कहा कि फैसला संवैधानिक मानदंडों के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं। ये ऐसे समय में सामने आया है जब राज्यपाल आर्लेकर को विजय के तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण में देरी करने और उनके फैसले को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विजय की टीवीके पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने वर्चस्व को चुनौती दी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लगातार 2 दिनों से राज्यपाल विजय को वापस भेज रहे हैं और उनसे कम से कम 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कह रहे हैं, जो तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में बहुमत का आंकड़ा है। वर्तमान में टीवीके के पास 108 विधायक है। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन भी उनके पास है, जिससे विधायकों की संख्या 113 हो जाती है। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। असम और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य राज्यों में सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी चुनाव परिणाम के साथ कई रिश्ते बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तो खराब होते भी नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के चुनाव परिणाम से विपक्षी दलों की इंडियन गठबंधन की एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। दक्षिण की कद्दावर पार्टी डीएमके अब कांग्रेस से नाराज हो गई है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि डीएमके की नाराजगी के बीच ममता अब गठबंधन के बेहद करीब आ गई है। तमिलनाडु के चुनाव परिणाम ने इंडिया गठबंधन की एकता को खासी चोट पहुंचाई है। 234 सीटों वाले विधानसभा में एकटर विजय की नई नवेली टीवीके पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए 108 सीटों पर जीत हासिल कर लिया, लेकिन यह पूर्व बहुमत के लिहाज से पर्याप्त नहीं रहा। राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका। यही वजह है कि परिणाम आने से पहले टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांग लिया। कांग्रेस ने यहां पर सत्तारूढ़ डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद पार्टी ने डीएमके का साथ छोड़कर एकटर विजय की पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। 5 सीटों वाली कांग्रेस अब विजय के साथ खड़ी हो गई है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से डीएमके बुरी तरह से नाराज हो गई है। लंबे समय से बनी दोस्ती में दरार आ गई है और दोनों के बीच रिश्ते तेजी से नीचे गिरे। डीएमके की ओर से कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया गया है। वही इस तरह के आरोप के बाद इंडिया गठबंधन की एकता फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने पीठ में छुरा घोंपने के आरोप पर डीएमके पर पलटवार किया है और कहा है कि इस तरह के आरोप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के लिए हमेशा त्याग किया है और हमेशा विचारधारा के साथ खड़ी रही है। उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है।
विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 4 दिन बाद भी तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनाने पर सस्पेंस बरकरार है। एक्टर विजय की 2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा 108 सीटें जीती, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने 2 टूक में कहा है कि बहुमत साबित करने के बाद ही शपथ होगी। टीवीके का भविष्य अब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के फैसले पर टिका हुआ है। विजय की पार्टी ने इन तीनों दलों से सरकार गठन के लिए समर्थन मांगा है। सीपीआई, सीपीएम और वीसीके आज शाम तक फैसला देने के लिए वही अंदर खाने कई नेताओं का मानना है कि जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन डीएमके का दबाव भी बना हुआ है क्योंकि ये दल लंबे समय से डीएमके गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। राज्यपाल विश्वनाथ अभी भी चेन्नई में मौजूद हैं। गवर्नर की हालिया टिप्पणियों ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। राज्यपाल ने कहा है कि उनके लिए संख्या सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ दावे नहीं। राज्यपाल ने साफ किया है कि वही पार्टी या गठबंधन सरकारें बनाने के लिए बुलाया जाएगा जिनके पास 118 विधायकों का स्पष्ट समर्थन होगा। टीवीके और कांग्रेस ने राज्यपाल की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इशारों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम के स्टालिन संग तस्वीर साझा की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी तस्वीर शेयर की है। बता दें कि तमिलनाडु में बीते दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अखिलेश ने ममता और स्टालिन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। वही आपको बता दें कि 9 सांसद ने यह पोस्ट ऐसे वक्त में की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने डीएमके के साथ गठबंधन खत्म कर टीवीके के साथ जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस हाईकमान ने राज्य इकाई पर यह फैसला छोड़ा था कि वह टीवीके को समर्थन देना चाहती है या नहीं। कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि नतीजों के बाद कांग्रेस ने पाला बदल लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा को राज्यपाल द्वारा भंग किए जाने पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि राज्यपाल को इसका अधिकार है। चूंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी, इसलिए यह सवाल उठ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसे में राज्यपाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। अभी उसमें कानूनी क्या ये है मुझे मालूम नहीं, तो वो उनको अधिकार है ही गवर्नर को। उन्होंने अगर डिसॉल्व नहीं की, इस्तीफा नहीं दिया, तो आगे कैसा होगा इसका मामला था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने गवर्नर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।